my intelligent students. I hope you all are doing very well. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेक्विजिट है. You will never ever forget this concept if you will watch the video till the end and understand the concept. रेंट फ्री अकोमोडेशन, नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी अकोमोडेशन जो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है रेंट फ्री, बिल्कुल रेंट से मुक्त, या एक ऐसी अकोमोडेशन जो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है एट कंसेशनल रेट. कंसेशन मतलब सस्ते दाम पर. जो मार्केट में रेट ऑफ रेंट चल रहा है उतने ही एकोमोडेशन का, उतने ही साइज़ के मकान का, उससे कम दाम पर उसे रहने की जगह दी गई है. तो ये हमने देखा रेंट फ्री अकोमोडेशन दो तरह की हो सकती है, या तो वो प्योरली रेंट फ्री होगी या कंसेशनल रेट पर दिया गया है, वो भी इसी के अंडर ही कवर होती है. देन बात आती है रेंट फ्री अकोमोडेशन कैन बी आइदर अनफर्निश्ड और इट कैन बी फर्निश्ड. दोनों की ट्रीटमेंट में सिर्फ एक ही स्टेप का फ़र्क है. तो पहले आइए हम समझते हैं अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के बारे में. अनफर्निश्ड अकोमोडेशन अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दी है, तो उस अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें लेना होगा लाइसेंस फीस. उतने मकान की, उतने रहने की जगह की हमारी सरकार ने, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी लाइसेंस फीस प्रिस्क्राइब करी हुई है, जितनी उस साइज के मकान के लिए करी हुई है, वही आपकी इस मकान की, इस परक्विजिट की वैल्यू होगी, जो कि आपको सैलरी में लेनी है. लेकिन हम इसमें से कुछ माइनस भी कर सकते हैं. ये मैं कह रही हूँ कर सकते हैं, ये ज़रूरी ही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर आपके इस एम्प्लॉय ने गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा सा रेंट दिया है, मतलब कि कंसेशनल रेट पर, बट कुछ रेंट दिया है कि 10,000 के रेंट वाला कमरा था बट उसने 2,000 दिए हैं, तो आप 2,000 पर मंथ के हिसाब से इसमें, इस लाइसेंस फीस में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, तो निकल आएगी आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू. तो क्या सीखा हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए? वैल्यू ऑफ दिस परक्विजिट फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्वेश्चन. जो आपके क्वेश्चन में जो एम्प्लॉय दिया हुआ है वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो RFA की वैल्यू होगी उस मकान की लाइसेंस फीस जो कि सरकार ने प्रिस्क्राइब करी है उतने के बराबर. और उसमें से हम माइनस कर सकते हैं कि अगर इस एम्प्लॉय ने एक हाथ से तुम एक बेनिफिट रिसीव किया है अपने एम्प्लॉयर से, अपने बॉस से, और दूसरे हाथ से उसको थोड़ा सा रेंट दिया है या जितना मर्जी रेंट दिया है ना, तो परक्विजिट की वैल्यू घट गई, आप उसे माइनस कर देंगे. बैलेंस विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट. और ज़रूरी नहीं है ये हर क्वेश्चन में होगा. अगर ये रेंट है जो एम्प्लॉय ने दिया है तो माइनस करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे. देन बात आती है एक ऐसे एम्प्लॉय की जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है बल्कि कोई और एम्प्लॉय है, इट्स अ प्राइवेट एम्प्लॉय. तो हमें अपने क्वेश्चन में चेक करना है वो किस तरह के एरिया में रहता है, किस तरह की सिटी में रहता है. क्या उस एरिया की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है? अगर ऐसा है तो ट्रीटमेंट होगी. हमें चेक करना है क्या मकान एम्प्लॉयर का खुद का है या उसने लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है. अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो आपका आंसर होगा 15% ऑफ सैलरी. ये ही होगी आपकी परक्विजिट की वैल्यू. बात ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म. आपको सिंपली इसे ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन में यूज़ कर लेना है और ये काम आपको वर्किंग नोट में करना है. लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय एक ऐसी सिटी में रहता है जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से तो ज़्यादा है मगर 25 लाख से कम है, तो उस केस में मकान अगर एम्प्लॉयर का है, अगर एम्प्लॉयर के खुद के मकान में एम्प्लॉय ठहरा हुआ है, एम्प्लॉयर का ओन है, खुद के, आई मीन टू से एम्प्लॉयर उसका मालिक है, उस जगह को उसने रेंट पे नहीं लिया है, तो आपका आंसर होगा 10% ऑफ सैलरी. और अगर एम्प्लॉय को ऐसी जगह रहने की अकोमोडेशन दी गई है जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है, तो आपका आंसर होगा 7.5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी. अगर हमारा ये एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का है ही नहीं बल्कि एकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने खुद भी किसी थर्ड पार्टी से लीज पे या रेंट पे लिया हुआ है, तो आप सिटी की कितनी मर्जी पॉपुलेशन हो, आप इसे इग्नोर करेंगे. आपका आंसर सिर्फ बराबर होगा 15% ऑफ सैलरी या रेंट का अमाउंट वर्सेस लीज का अमाउंट. दोनों में जो छोटा होगा वही आपका आंसर होगा. तो आपको किन दो चीज़ों को कंपेयर करना है? सैलरी का 15% वर्सेस अमाउंट ऑफ लीज या रेंट, जो भी आपकी सिचुएशन है, लीज पे लिया है कि रेंट पे लिया है, ये आपको देखना पड़ेगा. जो भी लीज चार्जेस या रेंट हमारा एम्प्लॉयर दे रहा है, उस लीज चार्जेस को हम कंपेयर करेंगे सैलरी के 15% से. जो दोनों में छोटा होगा, लेसर अमाउंट होगा, वो आपका आंसर होगा फॉर दिस एम्प्लॉय जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है.
तो अगर एम्प्लॉयर का है मकान तो आप पॉपुलेशन चेक करेंगे, अगर एम्प्लॉयर का नहीं है बल्कि एम्प्लॉयर ने किसी से लीज पे लिया है तो आप 15% लेंगे। 15, 10, 7.5 में से कोई चुनाव करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली लेंगे 15%। बात आती है एनी एम्प्लॉय, बी इट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय, कोई सा भी एम्प्लॉय हो, अगर रहने की जगह कोई मकान नहीं बल्कि एक होटल है तो आपका आंसर होगा 24% ऑफ सैलरी या फिर होटल के चार्जेस जो कि दे दिए गए हैं, पेड है, या दे दिए जाएंगे, पेएबल हैं। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में जो छोटा होगा विच एवर इज लेस, दोनों में जो छोटा होगा वो आपका इस परक्विजिट की वैल्यू होगी। तो आपको क्या लेना है, 24% ऑफ सैलरी या फिर होटल के चार्जेस जो कि दे दिए गए हैं या दे दिए जाएंगे। जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आपको ये याद रखना है, ये जो 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, 24% ऑफ सैलरी, ये कौन सी सैलरी होगी, ये सिर्फ उसी पीरियड की ली जाएगी जितने समय के लिए एकोमोडेशन में हमारा एम्प्लॉई रहा है, जितने समय के लिए उसने ऑक्यूपाई किया है। अगर वो आया ही सितंबर में है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि 7 महीने। तो मैंने आपसे कहा सैलरी सिर्फ उतने महीने की ही ली जाएगी, 15%, 10%, 7.5% या 24% करने के लिए, जितने समय के लिए हमारे एम्प्लॉई उस एकोमोडेशन में एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड करे गए उस एकोमोडेशन में रहा है। अगर पूरा साल रहा है तो पूरे साल की सैलरी का 15% करेंगे, अगर आधा साल रहा है तो आधे साल की सैलरी का 15% करेंगे, अगर एक ही महीना रहा है तो एक ही महीने की सैलरी का 15% करेंगे, या 10% या 7.5% या 24%, डिपेंडिंग अपॉन द केस। नाउ सैलरी, ये कोई आम सैलरी नहीं है। सैलरी का मतलब यहाँ पर बहुत कुछ है। सैलरी का मतलब यहाँ पर है बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए भी सिर्फ वही वाला जो कि हमारी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में प्रोवाइड किया जाता है, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कवर होता है। पूरा डीए नहीं लेंगे, सिर्फ उतना ही प्रतिशत लेंगे जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। देन बोनस, देन कमीशन, देन फीस, देन ओनली टैक्सेबल अलाउंसेस, वो अलाउंसेस जो कि टैक्स फ्री हैं, जिन पे किसी किस्म की छूट है, तो छूट के बाद वाला बचा हुआ टैक्सेबल पोर्शन ही अलाउंसेस का लिया जाएगा। और याद रखिए इस सैलरी को कैलकुलेट करते वक्त 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें ली मैंने, सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन, फीस एंड टैक्सेबल अलाउंसेस, जो कि बहुत सारे हो सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन जो मैंने नहीं लेना है, जिनको हाथ भी नहीं लगाना है, इट शुड नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। हमारे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के पीएफ में जितना पैसा डाला है वो नहीं लेंगे सैलरी में, इस सैलरी की कैलकुलेशन में जिसका 15% करना है। टैक्स फ्री अलाउंसेस बिल्कुल नहीं लेने, परक्विजिट्स बिल्कुल भी नहीं लेने, और लमसम पेमेंट जो कि रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, जैसे ग्रेच्युटी का पैसा, लीव इनकैशमेंट का पैसा, वो सब हमें यहाँ पर नहीं लेना है। तो सिर्फ यही 6 चीज़ों को शामिल करना है, स्पेशली पीएफ में डाला गया पैसा, टैक्स फ्री अलाउंसेस, परक्विजिट्स और रिटायरमेंट के टाइम पर मिलने वाला लमसम पेमेंट, ये चीज़ें हमें नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है, लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। ये तो हमने पढ़ा है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। मान लीजिए मैं आपको 20 रुपये का कोई बेनिफिट देती हूँ, 20 रुपये की कोई चीज़ दी, और मैं कहती हूँ नहीं नहीं मैं बिल्कुल तुम्हें मुफ्त में नहीं दे सकती, आपको मुझे 4 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। तो मैंने आपको फ़ायदा 20 का दिया कि 16 का दिया? मैंने आपको फ़ायदा 16 का दिया। तो अगर सरकार आपसे टैक्स लेगी तो 20 पे लेगी कि 16 पे लेगी? आपको तो फ़ायदा 16 ही हुआ है ना, तो 16 पे लेगी। तो जब अकोमोडेशन कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड की जाती है कि एक तरफ से तो मकान रहने को दिया जाता है और दूसरी तरफ से एम्प्लॉयर कहते हैं लाओ थोड़ा सा तो रेंट लेकर आओ, थोड़ा तो रेंट तुम्हें देना ही पड़ेगा, तो हम उसकी परक्विजिट जो अभी अभी वैल्यू ऊपर निकाली है बताए गए टेबल से, जो अभी अभी ये सिखाया है मैंने आपको, इस तरीके से निकाली गई परक्विजिट की वैल्यू में से आपको जो रेंट एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दे दिया है उतने से वैल्यू को कम कर दिया जाएगा। द वैल्यू डिटरमिन्ड एंड एक्सप्लेन इन द टेबल, जो मैंने अभी अभी टेबल में वैल्यू निकालना सिखाई है, इट शेल बी रिड्यूस्ड बाय रेंट एक्चुअली पेड और पेबल बाय एम्प्लॉय। जो आपने वैल्यू निकालना सीखी है टेबल में, वो निकालने के बाद उसमें से रेंट का अमाउंट काट दिया जाएगा। ये वो रेंट होगा जो कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दे दिया है या वो दे देगा, ड्यू हो चुका है, देना भी बाकी है। मतलब एक तरफ से मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए
और दूसरी तरफ से मैंने कहा औरों को मैं ये चीज़ 100 में दे रही हूँ, बट आपको मुझे 10, मैं आपको 10 में दे रही हूँ, तो 10 रुपीज़ आपको मुझे देने पड़ेंगे। तो मैंने आपको 10 रुपीज़ आपसे वापस ले लिए। दिस मीन्स मैंने आपको फ़ायदा 100 का नहीं दिया बल्कि 90 का दिया। तो ये वो 90 पर टैक्स लगेगा। ये वही वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको कह रही रेंट को माइनस कर देंगे। जैसे 100 में से 10 माइनस कर दिया, यहाँ पर हम रेंट को माइनस कर देंगे अपनी निकाली गई वैल्यू में से। कौन सी वैल्यू? जो अभी मैंने आपको टेबल में निकालना सिखाई है। देन बात आती है फर्निश्ड अकोमोडेशन की। फर्निश्ड अकोमोडेशन एक ऐसी अकोमोडेशन है जहाँ पर आपको टीवी, रेडियो, फ्रिज, एसी, अप्लायंसेस या कुछ इस तरह की मिलती जुलती सुविधाएं दी गई हैं, जिसकी वजह से वो अब अनफर्निश्ड नहीं है, वो फर्निश्ड अकोमोडेशन है। जब फर्निश्ड अकोमोडेशन होता है तो आप इस निकाली गई वैल्यू के अंदर प्लस करेंगे 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड कर देंगे, शेल बी एडेड इन द वैल्यू डिटरमिन्ड अबव। और अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का नहीं था बल्कि हायर पे लिया गया था, हायर चार्जेस वर पेड और पेबल इफ हायर्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी, तो या तो फर्नीचर की कॉस्ट का 10% या हायर चार्जेस, जो कि अगर फर्नीचर थर्ड पार्टी से हायर किया गया है, तो ऊपर निकाली गई वैल्यू, ऊपर जो अभी मैंने टेबल में वैल्यू निकालना सिखाई है, इस वैल्यू के अंदर फर्नीचर की कीमत का 10% जोड़ देंगे। अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का है ही नहीं तो फिर किसी से तो लिया होगा, रेंट पे हायर किया करा होगा, तो हायर चार्जेस को हम अपनी निकाली गई वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या कहा, ये तो थी अनफर्निश्ड की वैल्यू की, अकोमोडेशन की वैल्यू निकालने का तरीका। फर्निश की निकालनी हो तो तरीका यही रहेगा, लेकिन सिर्फ इसमें फर्नीचर की कीमत का 10% प्लस कर देना है। और अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का था ही नहीं, फर्नीचर एम्प्लॉयर ने हायर किया हुआ था, तो 10% नहीं करेंगे, तो हायर चार्जेस को प्लस कर देंगे इस तरीके से निकाली गई वैल्यू के अंदर। माइनस करेंगे, एक तरफ तो मैं एम्प्लॉय को फर्नीचर दे रही हूँ और दूसरी तरफ करें मैंने आपको इतना फर्नीचर दिया, ये फ्री में नहीं मिलेगा, थोड़े से पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो अगर आपसे एम्प्लॉय से कोई सा भी अमाउंट रिकवर कर लिया गया है, एनी अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम और हर, मतलब कि एम्प्लॉय, वो माइनस कर देंगे इस निकाली गई वैल्यू के अंदर से। अब हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। No perquisites value even if the accommodation provided in a hotel if period is not exceeding 15 months and provided on transfer of employee from one place to another। हमारी ये जो होटल वाला जो केस था, मैंने आपसे कहा था अगर एम्प्लॉई होटल में रहने की उसे जगह दी जाती है तो उसकी सैलरी का 24% लेंगे या होटल का खर्चा लेंगे, जो दोनों में छोटा होगा वो आपका आंसर होगा। बट हम ऐसा काम नहीं करेंगे अगर होटल में दी गई अकोमोडेशन सिर्फ 15 दिन की थी, 15 दिन से ज़्यादा नहीं थी। इट कैन बी 15 days, 14, 13, 12 और लेस देन दैट, बट नॉट मोर देन 15। 15 हो सकता है बट 15 से ज़्यादा नहीं। और अगर होटल में ठहराने का रीज़न यही है कि एम्प्लॉय की नौकरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई है, तो भी आप इस पर्सन की परक्विजिट की वैल्यू कुछ भी नहीं लेंगे। ये सिचुएशन डिफरेंट है, इट इज़ एन एक्सेप्शनल सिचुएशन, आप ये वाला काम नहीं करेंगे। देन बात आती है, ऊपर बताए गए रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे अगर आपकी अकोमोडेशन एक रिमोट एरिया में दी गई है, जो कि हमारी म्यूनिसिपैलिटी की लोकल लिमिट से 8 किलोमीटर से कम नहीं, इससे ज़्यादा की दूरी पर है। मिनिमम 8 से ज़्यादा की दूरी पर है। जो हमारी आसपास की म्यूनिसिपैलिटी की लोकल लिमिट्स हैं, उन लोकल लिमिट से मिनिमम 8 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब कि कहने का मतलब प्रॉपर रिमोट एरिया है। 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10, 50, बट शुड बी 8 और मोर देन दैट। अगर ऐसा है तो आपको तो रिमोट एरिया में भेजा गया। ये तो एक तरह की पनिशमेंट है। जब पनिशमेंट है तो ये सारे रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे, आप उसकी कोई वैल्यू नहीं निकालेंगे। एक और रूल हम ध्यान देते हैं, accommodation provided at new place on transfer while retaining at other place, the value shall be which has lower value for a period not exceeding 90 days and thereafter shall be charged for both such accommodation। अगर एक एम्प्लॉय को एक अकोमोडेशन X मिली है एट चंडीगढ़, एक अकोमोडेशन Y मिली है एट गुड़गांव, दोनों ही एम्प्लॉयर ने दिया है, और तब हम देखेंगे दोनों में क्या स्मॉलर है, वो वैल्यू हम लेंगे उस टाइम पीरियड के लिए 90 दिन जब तक नहीं हो जाते, तब हम इन दोनों में छोटे परक्विजिट की वैल्यू ले लेंगे। हम दोनों की निकाल के देखेंगे, जो वैल्यू छोटी आती है वो हम RFA की वैल्यू, परक्विजिट की वैल्यू लेंगे। ऐसा सिर्फ हम 90 दिन तक कंपैरिजन करेंगे। जैसे ही 90 दिन से ज़्यादा हो गया और अभी भी एम्प्लॉयर ने उसे 2 अकोमोडेशन दे रखी है, दोनों ही उसी के पास हैं,
वो वाई में रह रहा है लेकिन एक्स भी किसी और को अभी तक दिया नहीं गया, चंडीगढ़ वाला भी उसी के पास है, तो उसके 90 दिन के बीत जाने के बाद हम उसे दोनों एकोमोडेशन के लिए चार्ज करना पड़ेंगे, दोनों की वैल्यू को ऐड करके परक्विजिट की वैल्यू निकलेगी। पर ऐसा हमारे बीकॉम प्रोग्राम के सिलेबस में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट एग्ज़ाम में कभी नहीं आएगा। तो मैंने कहा जब एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा अकोमोडेशन एम्प्लॉयर से रहने को अभी अभी दी गई हैं क्योंकि उसकी एक जगह से दूसरी जगह नौकरी ट्रांसफ़र हुई है और पुरानी वाली अकोमोडेशन उससे खाली भी नहीं करवाएगी, उसका सामान अभी भी अंदर पड़ा है, तो आप दोनों की वैल्यू निकालेंगे, दोनों में जो छोटा होगा आप उसकी वैल्यू को अपने आंसर में शामिल करेंगे। ऐसा आप सिर्फ 90 दिन तक करेंगे। जो 90 दिन बीत गए और अभी भी दोनों अकोमोडेशन उसी के पास है, उसने मकान दोनों में सामान रख लिया, खाली एक सा भी नहीं किया, देन आप दोनों की वैल्यू निकालोगे 90 डेज़ के बाद, तो दोनों को प्लस करके फिर निकलेगी फाइनल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, रेंट फ्री अकोमोडेशन जो कि हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को या किसी पार्लियामेंट ऑफिशियल को या किसी यूनियन मिनिस्टर को या लीडर ऑफ ओपोजिशन इन पार्लियामेंट को दी जाती है, ऐसी दी गई अकोमोडेशन पूरी तरह से रेंट से मुक्त है, एग्जेम्प्ट है और उसकी कोई टैक्सेबल वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, निकालिए ही मत। So that's it for this video. This is 16 minutes video almost. So for a better understanding of the complete rent-free accommodation, I will be doing a numerical in my next video. Do watch out that video for sure. Otherwise आप इसकी practical application निकालना करना सीख नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। Stay connected with me. Bye for now.